हेलो बच्चे, आज हम बात करते हैं उसके आगे फर्दर लेक्चर की, जिसके अंदर हम कवर करेंगे जीओसी। अगर आप ये सीरीज कंप्लीट देखते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप नीट के अंदर 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट पार्ट उसका, तो फर्स्ट पार्ट क्या है? इन विच सिग्मा बॉन्ड इंडक्टिव इफेक्ट इज मिनिमम। बेटा कंसेप्ट आपने पढ़ी रखा है इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं किसको थे? जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो Cl से ये डिस्टेंस पास है कार्बन, ये कार्बन उससे दूर है, ये कार्बन उससे दूर है, ये कार्बन उससे दूर है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। ये पार्ट आप पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने पूछा है मिनिमम इंडक्टिव इफेक्ट किसमें है, तो जो कार्बन सबसे लास्ट में है उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट मिनिमम है। तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे कम स्टेबल कौन सा है? कंसेप्ट क्या लगाते थे? इंडक्टिव इफेक्ट का लगाते थे। तो पार्ट क्या था? अगर इंडक्टिव इफेक्ट हम प्लस आई लेते थे, प्लस आई ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटाइन के, और माइनस आई इफेक्ट हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटाइन के। तो जिसमें प्लस आई ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसमें प्लस आई कम है स्टेबिलिटी कम है। तो कंसेप्ट क्या लगाएंगे? यहां पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये कार्बन हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहां 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, प्लस आई इफेक्ट हमारा ज्यादा है, और ये भी हमारा कौन सा है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है प्लस रेजोनेंस है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन प्लस रेजोनेंस, 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस 3 डिग्री 2 डिग्री। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा है? ऑप्शन बी हमारी सबसे कम स्टेबल है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। बेटा ये आप अच्छे समझते हो, कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। जिस क्वेश्चन के अंदर, जिस पार्ट के अंदर प्लस आई प्लस एम इफेक्ट लग रहा होगा, इट मींस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं Cl हमारा माइनस आई शो करता है और प्लस एम शो कर सकता है, प्लस माइनस आई ज्यादा लेते हैं प्लस एम से। NO2 माइनस आई है और साथ में माइनस एम ग्रुप है, यहां पे कोई इफेक्ट है ही नहीं। OCH3 हमारा प्लस एम इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट है, तो प्लस एम इफेक्ट ज्यादा लेते हैं माइनस आई से। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है हमारा? ऑप्शन थर्ड है, क्योंकि प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कार्बोकेटाइन के अंदर स्टेबिलिटी इंक्रीज कब होगी? जब कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे। बात समझना ध्यान से, जब कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो स्टेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन मिलना किससे है? प्लस एम से मिले या प्लस आई से मिले, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल कौन सा है? सारे टाइटल देख लेते हैं बेटा। ये हमारा 3 डिग्री फ्री रेडिकल है प्लस रेजोनेंस है, यहां पे 1 डिग्री है प्लस रेजोनेंस नहीं है, ये हमारा 1 डिग्री है प्लस रेजोनेंस है, ये हमारा 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो ऑप्शन ए ही हमें दिख रही है जिसमें 3 डिग्री भी है प्लस रेजोनेंस भी है।
ये हमारा रेजोनेंस शो कर सकता है। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हमारा ऑप्शन फर्स्ट हमारा मोस्ट स्टेबल है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या बच्चे, CH3 इज लेस स्टेबल देन, ठीक है। तो हमारा कार्बन एनायन है, तो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप सभी ने पढ़ा हुआ है, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन क्या है, 1 2 3, ठीक है। और कार्बन आयन के लिए क्या होता है, कार्बन आयन के लिए जो ग्रुप नेगेटिव चार्ज को खत्म कर रहे होंगे, ध्यान सुनना, जो ग्रुप नेगेटिव चार्ज को खत्म कर रहे होंगे उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे। तो देख लेते हैं, CH2 CH3 1 डिग्री कार्बन आयन है, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन आयन है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, प्लस NO2 ग्रुप माइनस साइन इफेक्ट शो कर रही है, जिससे नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। यहां पे भी क्या है हमारा 2 डिग्री कार्बन आयन है, तो CH2 नेगेटिव NO2 के केस में स्टेबिलिटी ज्यादा है, CH3 की स्टेबिलिटी कम है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन हमारा रेजोनेंस का है, विच कैटायन हैव नो रेजोनेंस विद लोन पेयर, कौन सा हमारा लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में नहीं है। देखते हैं कौन कौन से रेजोनेंस है। हम बात करते हैं, देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा ये कार्बोकेटायन है, ये बॉन्ड हमारा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो ये हमारा रेजोनेंस में है। यहां भी अगर मैं बनाता हूं तो ये भी हमारा रेजोनेंस में शो कर सकता है, और ये भी हमारा रेजोनेंस शो कर सकता है, तो बी में भी है। अगर मैं यहां बात करता हूं, ये कार्बोकेटायन है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो सकता है, तो ये कार्बोकेटायन भी रेजोनेंस शो कर रहा है, पर ये हमारा शो नहीं कर सकता, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बन आयन विल बी, अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने चेक करना है बच्चे। तो सबसे पहले यहां अगर मैं कार्बन की बात करता हूं, तो इसकी हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन आयन की हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि sp कैसे है, बेटा इससे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन करवा चुका हूं, वो वीडियो आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, sp की ज्यादा है, sp2 की, फिर sp3 की। आप सभी को पता है नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास है, ज्यादा स्टेबल है, तो sp की ज्यादा होगी, फिर sp2 की, फिर sp3 की। तो आंसर क्या है 3 2 1, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो बी ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, कौन सा कार्बोकेटाइन हमारा मोस्ट स्टेबल है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये इस क्वेश्चन के अंदर है, बेटा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है प्लस रेजोनेंस है, बिल्कुल है, पर ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। क्या है हमारा, एरोमेटिक है। हमने क्या लगाना है, हक्कल रूल लगाना है। क्या है, हक्कल्स रूल। हक्कल रूल्स क्या कहता है, हम बोलते थे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 6 है, n की वैल्यू क्या आ गई 1 आई, तो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। जब n की वैल्यू होल नंबर आ जाएगी तो वो हक्कल रूल को कंपाउंड फॉलो कर रहा होगा। तो A हमारा एरोमेटिक है, B कंपाउंड हमारा, ये देखो अब 4n + 2 = 4, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, मैंने 4 ले लिया। n की वैल्यू अगर मैं रखूं 1/2 है, तो होल नंबर नहीं आ रही, तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। इसके लिए क्या लगाते थे हम, एंटी एरोमेटिक के लिए 4n = 4, n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई, तो कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है।
एंटी एरोमेटिक स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। यहां बात करता हूं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहां बात करता हूं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इस केस में नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, वो कहता है विच इज इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन सा स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा इनकरेक्ट है। देखो ध्यान से, कंसेप्ट भी करते हैं बच्चे। ये दे रखा है, ये कंपाउंड आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है प्लस रेजोनेंस है, क्योंकि रेजोनेंस है स्टेबल है, और ये हमारा 2 डिग्री है। तो जहां भी ऐसी सिचुएशन आती है तो रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इनका ऑर्डर क्या रहेगा, पहले रहता है बच्चे रेजोनेंस, फिर रहता है हाइपर कंजुगेशन, फिर रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट। ये आप नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। जहां भी ऐसी सिचुएशन आती है रेजोनेंस को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, फिर देंगे हाइपर कंजुगेशन को, फिर देंगे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट को। तो एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये हमारी sp3 है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। थर्ड पे बात करते हैं, 1 डिग्री कार्बन आयन है 1 डिग्री, और ये हमारा 2 डिग्री। हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, 1 डिग्री का स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होता है 2 डिग्री से, तो ऑप्शन सी भी हमारी करेक्ट है। ऑप्शन डी में देखना जानते हैं बच्चे, ये कार्बोकेटाइन हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी हमारा 1 डिग्री है, प्लस ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 1 डिग्री भी है, साथ में रेजोनेंस भी है, तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑप्शन 4 हमारे पास ऐसा है जिसका आंसर हमारे पास गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन अमंग द फॉलोइंग, ठीक है जी, हमने कहा कार्बन आयन है, तो कार्बन आयन का नेगेटिव चार्ज जो खत्म कर रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा। तो कार्बन आयन की बात करता हूं, कार्बन आयन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा है, माइनस एम इफेक्ट है, माइनस आई है। इनवर्सली क्या है, प्लस एम है और प्लस आई है, ये आप सभी जानते हैं। तो कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। मोस्ट स्टेबल बताना है, CH2 है, कार्बन आयन है, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो 1 डिग्री कार्बन आयन है। ये भी हमारा 1 डिग्री कार्बन आयन है प्लस रेजोनेंस है, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहां 1 डिग्री कार्बन आयन है प्लस रेजोनेंस है, और साथ में OCH3 अपना प्लस एम इफेक्ट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। यहां पे 1 डिग्री है प्लस रेजोनेंस भी है, साथ में ध्यान से देखो NO2 हमारा माइनस एम इफेक्ट लगा रहा होगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज खत्म होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। समझ में आया? नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, वो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोइंग कार्बन आयन, बिल्कुल है बच्चे। जहां भी C6H5 आ जाए तो आप इसको ड्रॉ करके देख लिया करो। CH2 नेगेटिव है, कंसेप्ट क्या है, 1 डिग्री कार्बन आयन है, साथ में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस है। ये हमारा 1 डिग्री कार्बन आयन है और ये हमारा 3 डिग्री कार्बन आयन है, ठीक है। तो रेजोनेंस वाले को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, तो 2 सबसे ज्यादा, फिर 1, फिर 3, तो 2 1 3 किस में मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट स्टेबल एल्कीन। ठीक है, तो हमने मोस्ट स्टेबल बेटा एल्कीन देखनी है। कंसेप्ट हमारा किसका है? हाइपर कंजुगेशन का है। अब हाइपर कंजुगेशन में क्या होता था, डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है, अगर वो sp3 है तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते थे। तो यहां पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन हमारे 0 है। यहां अल्फा हाइड्रोजन हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये बनेगा CH2 और ये बनेगा CH3। तो इसके अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो कंसेप्ट रिवाइज करो, क्या करते थे? मोर विल बी द अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, वही था। तो आंसर क्या है? बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, वो विच ऑफ द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज, कौन सा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है? तो फॉलो किसको करेंगे बच्चे? हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। हक्कल रूल लगा के देखते हैं। यहां सेम कंपाउंड है, हम पहले कर चुके हैं, एंटी एरोमेटिक निकाल चुके हैं। यहां भी चेक करो, 2 और 2 4 है, तो 4n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 1, तो ये भी क्या आ गया? एंटी एरोमेटिक आ गया। यहां भी 2 और 2 4, तो 4n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 1, कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है। तो ये हमारा क्या है? बेंजीन है। तो ये डबल बॉन्ड होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 5 है, लगा के देखते हैं। 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 5 बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 होंगे। तो n की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं 8/4 क्या आई? 2i, जो कि एक होल वैल्यू है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। बच्चे जब भी आपको नॉन एरोमेटिक की बात करते हैं, ध्यान से समझना, यही थ्योरी बता रहा हूं मैं। नॉन एरोमेटिक के लिए सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि जिस कार्बन के अंदर आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल जाती है, क्या मिले? sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिले। दूसरा, ओपन चेन स्ट्रक्चर मिले। तो वो आपका नॉन एरोमेटिक है। इसी दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखो ऑप्शन फर्स्ट के अंदर ये कार्बन के ऊपर H है, इसके ऊपर भी H है, 1 2 3 4। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट है, जो कि कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। सल्फर के पास लोन पेयर होगा, तो 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 6, पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, n की वैल्यू क्या आई? 1, कंपाउंड एरोमेटिक। यहां भी 6 है, कंपाउंड एरोमेटिक। यहां हम पहले कर चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड एरोमेटिक। तो ऑप्शन एक ही है जो कि हमारी नॉन एरोमेटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। 4 स्ट्रक्चर आर गिवन इन द ऑप्शन A to D, एग्जामिन द सेलेक्ट एरोमेटिक स्ट्रक्चर। हमने एरोमेटिक स्ट्रक्चर सिलेक्ट करने हैं, अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहां क्या होगा? ये 2 है, तो 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 0। तो कंपाउंड क्या है हमारा? एरोमेटिक है। ये स्ट्रक्चर याद करो, हम कौन सा कहते थे? टब लाइक स्ट्रक्चर बोलते थे। डायरेक्ट कौन सा बोलते थे? नॉन एरोमेटिक था। टब लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, कंजुगेशन रेजोनेंस नहीं हो सकती। हाँ जी बच्चे, ऑप्शन सी देखते हैं। हमारे पास क्या है? 2 रिंग है, 1 2 3, तो 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 1। तो ये कंपाउंड में हमारा एरोमेटिक है, ये भी क्या है?
एरोमेटिक है, तो सी भी हमारा क्या आ गया, एरोमेटिक आ गया। ऑप्शन डी हम पहले कर चुके हैं, हमारा क्या है, एंटी एरोमेटिक है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। ए और सी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिथाइल कार्बोकेटायन इज, बेटा देखो ध्यान से, हमने कहा मिथाइल कार्बोकेटायन है, ये ड्रॉ कर लेते हैं, सी है, एच है, एच है, एच है और पॉजिटिव चार्ज है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारी, sp2 होती है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 है। तो कार्बन के अंदर क्या होगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग लिखता हूं 2s2 2p2 है, एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन हमारा रिमूव हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और यहां पे बचे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई। तो ये हमारा क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, क्या बच्चे, एम्प्टी p ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी है। तो देखते हैं स्टेटमेंट में, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल करेक्ट है। वैकेंट ऑर्बिटल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बेटा हमारा sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, p ऑर्बिटल हमारा एम्प्टी है। तो स्टेटमेंट रिगार्डिंग कौन सी है, 2 ही हमारी गलत है, तो 2 हमारा करेक्ट आंसर है। वैकेंट ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेनर एंड इन प्योर p ऑर्बिटल, ठीक है। बाकी ये सारे हमारे पता है, ये x है, y है, ये z है, तो परपेंडिकुलर होगा। इट इज इलेक्ट्रोफाइल विद 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकेटायन इज, बेटा देखो ध्यान से, ऑप्शन फर्स्ट में जो कार्बोकेटायन गिवन है ये हम पहले ही पढ़ते थे, ये कौन सा होता था, ये सबसे स्टेबल होता था, रीजन बोलते थे डांसिंग रेजोनेंस, क्या बोलते थे, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा तीनों में ही, यहां भी यहां भी यहां भी तीनों में डांसिंग रेजोनेंस शो कर रहा है, तो फर्स्ट तो हमारा सबसे स्टेबल है। ये बेंजीन के ऊपर था, बेंजीन है 3, उसके बाद ये रेजोनेंस शो कर ही रहा है, 3 बेंजीन है, ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा। यहां पे क्या है, ये कुछ स्ट्रक्चर हमारा इस तरह का है, तो यहां भी रेजोनेंस तो है पर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर सी से कम बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी तो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो चारों में बता दिए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ए आएगा डांसिंग रेजोनेंस के कारण, तो 1 और 2 निगलेक्ट कर दें हम, तो 1 है। उसके बाद बेंजीन वाला आएगा, बिल्कुल जी, 3 है। अब देखते हैं, ये अकेला 3 डिग्री है, पर ये हमारा साथ में 3 डिग्री तो है, साथ में क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहां पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो 2 की ज्यादा प्रायोरिटी है 4 से, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन सा करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं है। देखो बच्चे ध्यान से, यहां वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बन के पास, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पर यहां ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारी करेक्ट है। यहां हम बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास पास है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर दूर है, स्टेबिलिटी कम है, ये भी करेक्ट है। दोनों इक्विवेलेंट आरएस हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, दोनों इक्वल स्टेबिलिटी है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 4 पे चलते हैं, ध्यान से देखना, यहां O के ऊपर नेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास नेगेटिव चार्ज है, यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है इससे, तो यही हमारा क्या है,
करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, तो ऑप्शन 4 हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, कंसेप्ट बेटा थ्योरी के साथ मैं रिवाइज करवा रहा हूं, अच्छे से समझते चढ़ना, सारे कंसेप्ट मैं डील करूंगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ द फ्लोइंग, बच्चे जब भी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की बात आती है, बात समझना, मैंने कहा HA एसिड है, किसमें ब्रेक हो रहा है, H पॉजिटिव में प्लस A-1 में। ध्यान सुनना, जब भी ऐसा कोई कंसेप्ट आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ का, तो ये हमारा क्या है, एसिड है, और ये क्या है, हमारा कॉन्जुगेट बेस है। जब भी आपको ऑर्गेनिक के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आते हैं, आपने क्या करना है, जो एसिड आपको गिवन है वहां से H पॉजिटिव ब्रेक कर लेना। क्या कर लोगे, H पॉजिटिव निकाल देना, कंजुगेट बेस बना लेना। जो कंजुगेट बेस बनाओगे, अगर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ध्यान सुनना, अगर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा है। कैसे करेंगे, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो कंजुगेट बेस किससे रिलेटेड, डायरेक्टली स्टेबिलिटी से। अगर स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड है, एसिडिक स्ट्रेंथ से। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो सबका हम क्या करेंगे, कार्बन आयन बना के देख लेंगे, H पॉजिटिव रिमूव करके देख लेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये बना। यहां पे इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, यहां इसको ड्रॉ कर लेते हैं, CH है, CH3 है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O-1 है। यहां सेकंड को यहां ड्रॉ कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये Cl है, ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O-1 है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ये रेजोनेंस शो करेगा, इक्विवेलेंट RS तो शो कर रहा है, इक्विवेलेंट RS बनेंगे, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, यहां भी हमारा इक्विवेलेंट RS तो है, पर CH3 क्या करेगा, प्लस I इफेक्ट देगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। क्योंकि मैंने कहा था नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कब होती है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहे होते हैं। यहां भी क्या होगा, Cl है, CH2 है, CO नेगेटिव है, तो यहां क्या होगा, माइनस I इफेक्ट लगेगा, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज खत्म हो रहा है। इक्विवेलेंट RS तो सेम है, इक्विवेलेंट RS तो सभी में क्या है, सेम है। नेगेटिव चार्ज खींचेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहां पे देखो CH3 है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो जहां पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ऑप्शन 2 के अंदर हमें ये सब मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हमारा, ऑप्शन 2। ठीक है, अरेंज द देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेटा सेम कंसेप्ट लगाएंगे, O के ऊपर नेगेटिव है, रेजोनेंस में जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा, OH है, नेगेटिव बनेगा, CH3O नेगेटिव है, H चला गया। बच्चे सोच रहे होंगे सर प्लस I इफेक्ट लगेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। बेटा मिथेनॉल का केस है, आपको याद करना है कि मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से, P के वैल्यू से रिलेटेड है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, 1 है, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैंने बोल ही दिया कि मिथेनॉल है वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, तो 3 ज्यादा है 2 से।
तो ऑप्शन 4 में ही हमें मिल रहा है। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, मिथेनॉल ज्यादा है वाटर से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ जी, द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इज, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? बेटा सेम कंसेप्ट लगाएंगे, O के ऊपर नेगेटिव है, यहां अगर मैं देखता हूं C डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव है, यहां भी सेम बनेगा, C डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव है, CH3 है प्लस H देगा प्लस I देगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। यहां भी सेम है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज NO2 ग्रुप है, माइनस M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। स्टेबिलिटी हमारी किसकी? कंपाउंड की बढ़ रही है, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वैसे ही बच्चे ये फिनोल है और 3 एसिड है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा एसिड की होती है फिनोल से, ये तो कोई कहने वाली बात है ही नहीं। अगर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, अगर फिनोल के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमारे बनते हैं फिनोल के 5, और इन सभी में हमारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे 2 बनेंगे। बेटा कंसेप्ट सुनना ध्यान से, इन सेकंड थर्ड फोर्थ में हमारे इक्विवेलेंट आरएस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की प्रायोरिटी ज्यादा लेते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। अगर ऐसा कंपाउंड है जिसमें इक्विवेलेंट आरएस बन रहे हैं आपके, और वो 3 बन रहे हैं, दूसरा कंपाउंड ऐसा है जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 या 6 बन रहे हैं, तब भी जिनकी इक्विवेलेंट आरएस में स्ट्रक्चर 3 है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये कंसेप्ट आप नोट भी कर लेना। तो इसमें वही लगा रहा हूं मैं, तो 2, 3, 4 में इक्विवेलेंट आरएस है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है 1 से, और यहां हम कौन सा लगा रहे हैं? प्लस H प्लस I माइनस M। तो इसकी वजह से ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अमंग द फॉलोइंग द pK इज मिनिमम 4। बेटा अगर Ka की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये आपको पता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज होगी। अगर pKa की वैल्यू डिक्रीज होगी, तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? हमारी इंक्रीज होगी। तो उसने क्या बोला है? मिनिमम pKa वैल्यू बोला है, मिनिमम pKa वैल्यू। मिनिमम pKa वैल्यू का मीनिंग क्या है? जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। ये फिनोल है और ये एसिड है, पहले कंपेरिजन कर चुके हैं। ये अल्कोहल है, तो ऑप्शन बी के अंदर हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे 2। ठीक है, यहां देखते हैं तो कार्बन पे नेगेटिव है, यहां देखता हूं O के ऊपर नेगेटिव है, यहां देखता हूं O के ऊपर नेगेटिव है, पर यहां पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, यहां पे रेजोनेंस नहीं है। नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी कम देंगे, इक्विवेलेंट आरएस को ज्यादा देंगे, तो सबसे ज्यादा हमारा कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? सुनना बेटा ध्यान से, जब भी बेसिक स्ट्रेंथ की बात आती है, बेस की बात करेंगे, तो बेस के लिए हमने कंसेप्ट लगाना है लिविस बेस का। लिविस बेस क्या है? जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, वो ज्यादा डोनेट करेंगे। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो ज्यादा डोनेट करेगा। अगर अलोंग द पीरियड आता है, अगर कोई कंपाउंड अलोंग द पीरियड आता है, तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, वो ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अब कंसेप्ट देखते हैं। यहां NH2 है, ये अपना लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड है। जब इसके पास अपना लोन पेयर फिक्स है ही नहीं, डीलोकलाइज्ड है, इट मींस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये डोनेट किसको करेगा? ये डिनोट नहीं कर सकता। यहां पे, यहां भी लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, प्लस CH3 आपका प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। यहां भी हम यूज करेंगे ऑर्थो इफेक्ट के कारण बेसिसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
रेजोनेंस में है। यहां देखिए बच्चे, यहां NH2 के पास ये लोन पेयर हमारा फिक्स है। लोन पेयर क्या है हमारा? फिक्स है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है नहीं कर रहा। इट मींस इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अपना फिक्स है, डीलोकलाइज्ड नहीं है। इन सभी में लोन पेयर तो है पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि लोन पेयर हमारा फिक्स है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ जी, आगे बेटा वही कंसेप्ट लगाएंगे सेम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। यहां भी रेजोनेंस में है, वही बेंजीन के ऊपर NH2 है, डीलोकलाइज्ड है। यहां दो बेंजीन है, बना लेता हूं, दो बेंजीन है हमारी, उससे भी ज्यादा डीलोकलाइज्ड है। यहां पे एक बेंजीन है, साथ में NHCH3 है। इट में डीलोकलाइज तो है प्लस प्लस में आई इफेक्ट भी है, ठीक है। तो यहां तो सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन है, तो ये तो सबसे हमारा कम है। 2 में क्या है? 3 CH3 है। लोन पे क्या है बच्चे? फिक्स है। लोन पे क्या हमारा? फिक्स है, तो इजीली डोनेट कर पाएगा। तो 2 तो हमारा सबसे ज्यादा है, 3 हमारा सबसे कम है, तो ये भी हमने निगलेक्ट कर दिया, ये भी निगलेक्ट कर दिया। बच्चे ये दोनों 2 है, 3 है, 2 है, 3 है। ध्यान से देखना, 1 और 4 में चेक कर लेते हैं। 4 के अंदर प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, ज्यादा डोनेट कर पाएगा, तो 4 ज्यादा है 1 से, तो 4 ज्यादा है 1 से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, बेटा आप ये सभी पढ़ चुके हैं। यहां 3 जगह डीलोकलाइजेशन है बच्चे, ये लोन पेयर फिक्स है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, लोन पेयर हमारा फिक्स है। पर ये केस कौन सा आता है? ये केस आता है ग्वानिडीन का, याद करिए। यहां नाइट्रोजन अगर लोन पेयर में देता है तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पे, ये लोन पेयर तो था साथ में नेगेटिव चार्ज भी है। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ज्यादा बेसिक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जो बच्चे सोच रहे हैं सर यह फिक्स है, यह फिक्स तो इसमें भी है, नाइट्रोजन लोन पेयर फिक्स तो इसमें भी है, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर फिक्स तो ये भी है, ये थोड़ा ना कि ये डीलोकलाइज है, यहां फिक्स भी है, साथ में रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, इसलिए ज्यादा बेसिक है। विच द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, देखते हैं, कंसेप्ट लगाते हैं। ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, बिल्कुल है। यहां लोन पेयर रेजोनेंस में है, बिल्कुल है। यहां लोन पेयर पायरिडीन है, लोन पेयर हमारा फिक्स है। यहां नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर हमारा फिक्स है। ये दोनों लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हैं, तो इनकी तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है इन दोनों के रिस्पेक्ट में। यहां देखते हैं, इस नाइट्रोजन के ऊपर बच्चे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, पर इसके पास हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 है, इट मींस sp3 है, EN वैल्यू कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसकी कम है और इसकी EN वैल्यू ज्यादा है। ये सोचेंगे ना बच्चे, sp3 की EN वैल्यू कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मैंने कहा भी था अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है वो ज्यादा बेसिक होगा। वही कंसेप्ट लगाएंगे, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान से देखना बेटा,
बेसिक स्ट्रेंथ वो ज्यादा डोनेट कर पाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। देखते हैं, नाइट्रोजन में लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, यहां भी डीलोकलाइज्ड है, पर NO2 ग्रुप -m इफेक्ट है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। CHO क्या है, ये भी हमारा -m इफेक्ट है, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा होगा। NH2 यहां भी डीलोकलाइज्ड है, पर CH3 हमारा +I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो 3 में तो कोई नहीं दे रहा था, सिर्फ 4 ही दे रहा है, तो 4 तो सबसे ज्यादा क्या है हमारा बेसिक है, तो 4 ये भी हम निगलेक्ट कर देते हैं, ये भी निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये 4 है, ये भी हमारा 4 है। इन दो में 2 में और 3 में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच रहे हैं पर ये नहीं खींच रहा, तो उसके बाद क्या है हमारा 1 है, तो ये भी बेटा 1 है, ये भी 1 है। टेबल याद करो, -m इफेक्ट ज्यादा किसको होता है, NO2 का, तो 2 सबसे लास्ट में आएगा, 2 सबसे लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन क्या है हमारी, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन आता है बॉन्ड लेंथ वाला, जो हम कंसेप्ट पढ़ते थे यार। बॉन्ड लेंथ जब भी अब कंपैरिजन आएगी, ध्यान से सुन लेना, बॉन्ड लेंथ का जब भी कंपैरिजन आएगा, अगर मैंने कहा कार्बन कार्बन सिंगल है, कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन है, ये A है और ये B है, तो A की बॉन्ड लेंथ बड़ी है B से, ये आपको सभी को पता है, ठीक है। अगर कहीं ऐसा कंसेप्ट आ रहा हो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तो है पर साथ में पार्शियल कहीं से डबल बॉन्ड आ रहा है, ध्यान सुनना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तो था, साथ में पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है कहीं से रेजोनेंस के अंदर, तो इसकी बॉन्ड लेंथ मान लेते हैं हम C। तो होगा क्या, A बड़ा होगा C से, बिल्कुल जी, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है या कंप्लीटली डबल बॉन्ड है, C बड़ा होगा B से, बात समझ में आई? तो जो पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड लेंथ से छोटी होगी पर कंप्लीट डबल बॉन्ड से बड़ी होगी, तो अरेंजमेंट का ऑर्डर क्या रहेगा, A C तो उसके बाद B, ये ऑर्डर रहेगा हमारा बॉन्ड लेंथ का। तो वही कंसेप्ट लगाना है, कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड डिस्टेंस है मिनिमम कहां पे है, देखो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल ही रहेगा, ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन है, ये CH2 है, ये Cl है। अगर ये देना चाहे तो रेजोनेंस शो नहीं कर सकता, तो B में कुछ ऐसा नहीं है। थर्ड में अगर हम बात करते हैं, ये अपना लॉन पेयर इसको देना चाहे तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है यहाँ पे, एड में सिंगल बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, ध्यान से देखो, सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव है, CH डबल बॉन्ड Cl के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, तो यहां डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, यहां देखते हैं ये भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो ऑप्शन C ही है जिसमें सिंगल बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है। बाकी किसी में भी रेजोनेंस नहीं कर रहा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आ रहा, C ही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। सेम कंसेप्ट लगाएंगे बच्चे, उसने बोला है C1 C2 बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट किसमें है, यार यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, यहां भी रेजोनेंस नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, यहां भी रेजोनेंस नहीं है, सिंगल बॉन्ड रहेगा, पर ये स्ट्रक्चर हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, तो यहां पे रेजोनेंस है, यहां पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ ही कर देता हूं, ये स्ट्रक्चर हमारा बन सकता है, सिंगल बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं,
देखिए बच्चे, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम। बच्चे अमाइन की बेसिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आएंगे, 100% आएंगे। कंसेप्ट समझना, एक ही क्वेश्चन में, एक ही कंसेप्ट में सारे कंसेप्ट करवा देता हूं। देखो यहां पे क्या दे रखा है, मिथाइल दे रखा है, मिथाइल है, मिथाइल है, सभी में मिथाइल दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इथाइल दे रखा होता है, एक क्वेश्चन आता है जिसमें गैसेस फेज दे रखे होते हैं। इट मींस एक्वस मीडियम नहीं होता, गैसेस फेज होते हैं, बिल्कुल है। तो यहां 3 फैक्टर आपने स्टडी किए हैं। एक लेते हैं स्टीरिक क्राउडिंग, दूसरा फैक्टर लेते थे हम सॉल्वेशन, तीसरा फैक्टर लेते थे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लेते थे बच्चे? इंडक्टिव इफेक्ट। तीनों का जो नेट आता था वही हम स्टडी करते थे। तो क्या करते थे, लिख के दिखा रहा हूं बेटा। अगर अमाइन तो हमारे कौन से हैं, 1 डिग्री अमाइन है, फिर 2 डिग्री है और 3 डिग्री अमाइन है। अमाइन तो यही है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर मैं ये लिख रहा हूं यहां पे, अमाइन में आपको CH3 गिवन है, जैसे CH3 गिवन है, तो याद करो जो नेट लेते थे वो क्या लेते थे, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो आपने वर्ड यूज करना, एक कार्बन है तो 213 नंबर आप याद कर लेना, 213। अगर हम लेते थे इथाइल, यार C2H5 आ जाए, इट मीन्स यहां CH3 की बजाय क्या आ जाए, इथाइल ग्रुप आ जाए, तो नंबर क्या लेंगे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, जिसको बोलते थे 231। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट करना। सी पार्ट है, अगर आपका आ जाता है गैसियस फेज, यानी कि एक्वस मीडियम ना दे के गैसियस मीडियम में दे दे, तो आपका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो आप ये अच्छे कंसेप्ट आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो तीनों में कोई सा क्वेश्चन आ जाए, तीनों आप इसी कंसेप्ट के अंदर मैंने बता दिया। In which of the following does the carbon hydrogen bond have the least bond dissociation energy? बिल्कुल, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चे, तो आपने क्या करना है, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रखी है तो आपने बॉन्ड को ब्रेक करके देखना है। जब भी बात आएगी, जैसे मैंने कहा कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, स्लाइटली होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो क्लीवेज कौन सी होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल बनेगा, H के ऊपर भी फ्री रेडिकल बनेगा। तो आपने क्या करना है, फ्री रेडिकल बना के देखना है। हाँ जी, बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, फ्री रेडिकल बना के देखना है। जिस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्या होगी, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हाई होगी। जिस कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या है हमारी, ज्यादा है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, कम है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या रहेगी हमारी, कम रहेगी। इट मीन्स लो रहेगी। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम। तो हमसे क्या पूछा गया है, लिस्ट पूछा गया है, कम पूछा गया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी कम है। तो हमने क्या चेक करना है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो हम स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं किसकी, फ्री रेडिकल की। तो ये जो बना, ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया, तो CH2 के ऊपर डॉट बना, तो ये क्या बना, 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज है, स्टेबिलिटी है। यहां जो बनेगा वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, यहां बनेगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, यहां बनेगा 1 डिग्री बनेगा। तो ऑर्डर क्या रहता है,
स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा बच्चे, हमारा रहेगा 1 2 3 4। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, 1 की है। तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या है, सबसे कम है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का, तो पहले आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, उसके बाद ही बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन याद करो, NaHCO3 रिएक्शन करते थे, हम करवाते थे कि जो कंपाउंड फिनोल से ज्यादा एसिडिक हैं वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, जो कंपाउंड फिनोल से कम एसिडिक है या फिनोल भी है वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्शन होगी, सल्फोनिक एसिड है, रिएक्शन होगी, सॉल्ट है, होगी। तो फिनोल है, NaHCO3 की रिएक्शन है, नहीं होती। अब बच्चे पूछेंगे सर क्यों नहीं होती, बात सुनना। यह किससे ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव में, HCO3 नेगेटिव में। जब ये H लेके जाएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। तो फिनोल है और H2CO3 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और फिनोल क्या होता है, वीक। जैसे ही H2CO3 बनेगा रिएक्शन क्या हो जाती है, बैकवर्ड हो जाती है, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, वो कहते हैं एन इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट इज, बेटा जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करते हैं। इट मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डेफिशिएंट होंगे। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं हो सकते, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो ऑप्शन 2 है। लिविस बेस नहीं हो सकते क्योंकि लिविस बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। नेगेटिव चार्ज भी नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो एक ही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। देखो ध्यान से, सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। हमने कहा AlBr3 है, BF3 है, SnCl4 है, और NH3 है। देखना बेटा, हमें पूछा था फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। कंसेप्ट लगाते हैं, एल्यूमिनियम के पास 1 2 3 बॉन्ड है, इट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। BF3 है, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट करेगा। SnCl4 में 4 है, 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं, पर Sn के पास d ऑर्बिटल खाली है। याद करना, d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना, इलेक्ट्रोफाइल है। नाइट्रोजन है, 6 तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है प्लस 2 लोन पेयर है, नहीं एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है। यार ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, कोई d ऑर्बिटल नहीं है, तो NH3 आपका कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। Which among the following is not a Lewis acid, कौन सा लिविस एसिड नहीं है। ध्यान से देखना, लिविस एसिड वो हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कौन करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। देख लेते हैं, BF3 अभी हमने किया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। Hg+2 आयंस वही मेटल कटायन है, एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो तीनों ही हमारे लिविस एसिड हैं। NH3 हमारा क्या है, लिविस एसिड नहीं है, हम पहले ही इससे पहले वाले कंसेप्ट में कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, लिविस एसिड आ जाए,
हम इलेक्ट्रोफाइल और लिविस एसिड दोनों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। अब यहां बात किसकी कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूं। तो न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। देखो NH3 में लोन पेयर है, बिल्कुल है। OH नेगेटिव में लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर भी है। यहां भी नेगेटिव चार्ज है, तो तीन के अंदर हमें लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। BF3 क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल है नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 2 हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कहते हैं कार्बेनाइन इज, बेटा कार्बेनाइन बेस भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, तो बोथ ऑप्शन हमारी करेक्ट है। ठीक है, विच स्ट्रक्चर कार्बन डज नॉट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, कार्बन। ध्यान सुनना, अगर ये सारे कार्बन ही हमारे सिंगल बॉन्ड है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर मैं स्ट्रक्चर को ओपन करता हूं तो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। अब आप कहोगे सर बी में भी तो ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल है। हमने कहा CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और CH3 है, पर बेटा याद करो मल्टीपल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको अटैक करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऊपर, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहां भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो मल्टीपल बॉन्ड क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। यहां भी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ये बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो ये भी 4 3 2 तीनों ही मल्टीपल बॉन्ड से अटैच हैं, तो तीनों ही हमारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए ही है जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा नहीं हो सकता। हाँ जी बेटा, अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। यहां मैं कंसेप्ट भी करवा रहा हूं और आपका थ्योरी भी रिलेट कर रहा हूं, तो ध्यान से समझते जाना। हमें बोल रखा है होमोलिटिक फिशन। क्या बोल रखा है बच्चे, होमोलिटिक फिशन। दो तरह के फिशन होता है, एक होता है होमोलिटिक, एक होगा हेट्रोलिटिक। देखो हमने कहा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, तो यहां भी H था, यहां भी H था, यहां भी H था, यहां भी H था, यहां भी H है, यहां भी H है। अगर मैं बात करूंगा होमोलिटिक की, होमो की बात होगी तो सेम होगा, लिटिक में तोड़ना, इट मीन मैंने बॉन्ड को यहां से तोड़ दिया, तो क्या बना बच्चे, CH एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इसकी, sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हुई। अगर आपसे पूछता है हेट्रोलिटिक, क्या पूछता, हेट्रोलाइटिक, तो क्या करते हैं आप बॉन्ड तोड़ते हैं, कार्बन कार्बन है, H है, H है, बेटा दिख नहीं रहा है, दोबारा करते हैं, कलर गलत चूज हो गया, कार्बन कार्बन H H है, H है, H है, H है, H है। तो हेट्रोलिटिक में क्या होगा हमारा बेटा, हेट्रोलिटिक में अनइक्वल क्लीवेज होगा, इट मींस एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेके चला जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेके चला जाएगा, तो कुछ इस टाइप का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्या बनेगा, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, H H H, यहां 3 बॉन्ड है तो sp2 है, यहां C के ऊपर नेगेटिव है, H H H, तो यहां क्या आया, sp3। तो अगर आपको होमोलिटिक दे रखा है तब भी आप कंसेप्ट सीख चुके हो, अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज दे रखी है तब भी आप कंसेप्ट सीख चुके हो। वो कार्बोकेटाइन बोल दे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, कार्बन आयन बोल दे sp3 होगी, फ्री रेडिकल के अंदर होमोलिटिक होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। मैं सारे कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी बच्चे, sp2। क्लियर हुआ, हाँ जी।
आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजन आप पढ़ चुके हो कि जब भी हमारा कोई भी अनस्टेबल एल्कीन होगा, ये क्या होगा, एल्कीन होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जैसे ही H2 ऐड करते थे CH3 बनता था और डेल्टा H नेगेटिव होती थी, एनर्जी रिलीज होती थी। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती थी उसी को बोलते थे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट क्या लगाते थे, HOH आइसोमर के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था स्टेबिलिटी के। इट मींस जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। वही कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं। इथीन दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है, प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है, सिस 2 ब्यूटीन है CH3CH3 है, ट्रांस 2 ब्यूटीन है। हाँ जी, करते हैं। यहां क्या होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, आप सभी को पता है। यहां भी 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, पता है। यहां क्या बचे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां कोई है ही नहीं। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस ट्रांसफॉर्म है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहां क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, हाई है। यहां भी 6 है, पर यहां पे क्या होगी, स्टीरिक क्राउडिंग होगी जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम होगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो मिनिमम पूछा हुआ है, तो ऑप्शन हमारा डी है। ट्रांस 2 ब्यूटीन की स्टेबिलिटी हमारी ज्यादा है, हीट ऑफ हाइड्रोजन कम है। ठीक है बेटा, यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।